हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आज का दिन बहुत ही शुभ है, बहुत ही शुभ है। हमारे हिंदू कल्चर में पैन इंडिया सभी लोग दिवाली मनाते हैं। सारे ही लोग जितने भारतवासी हैं और बाहर के लोग दिवाली मनाते हैं। हमारे लिए ये दिन बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। राइट, ये दिन हमें गॉडेस लक्ष्मी और गणेश जी की आरती और उनकी पूजा करके घर में समृद्धि बढ़ाने के लिए और एक अच्छे महत्वपूर्ण जीवन के लिए हमें प्रेरित करता है। तो आज का जो दिन होता है उसको हम फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी बोलते हैं। बहुत सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि बिल्कुल निराशा भरी दुनिया में एक उम्मीद की किरण की तरह, जैसे अमावस्या में हम इतने दीप जलाते हैं, इतने दिए जलाते हैं, इतनी लाइटिंग्स करते हैं। Symbolically, we want to actually celebrate the victory of the good over the evil. उसी तरीके से हम अपने अंदर के evil को, काम चोरी के evil को और थकने वाले evil को और डिमोटिवेशन वाले evil को, इन सबको हम क्रश कर सकते हैं और सेलिब्रेट कर सकते हैं towards our path to the victory, towards our path towards the motivation, towards our path towards a concentration, towards our path towards a diligence, and towards a path towards a motivated goal. तो हम सबसे पहले आप सबको, आपके परिवार वालों को, सभी परिजनों को, सभी बड़े बुजुर्ग को और आपको स्पेशली, so all the students and the parents and all the people who are watching this, मेरी तरफ से और हमारी पूरे इलेक्ट्रॉन की तरफ से आप सब लोगों को एक बहुत ही प्रॉस्परस एंड हैप्पी दिवाली। राइट, तो सर्विस का आज का लेक्चर यहीं पे खत्म। क्या आज आप पढ़ाओगे? बिल्कुल पढ़ाएंगे। देखो, दिवाली भी मनानी है। हमेशा हमने बोला कि एक लाइफ वर्क बैलेंस होना चाहिए हमेशा, ठीक है ना। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए कि आपकी लर्निंग भी इफेक्ट ना हो और आप पढ़ाई भी करते रहें, तो टुवर्ड्स इवनिंग आप दिवाली मनाएंगे। तो उससे पहले आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को देख लें, ताकि आज का भी दिन आपको लगे कि हाँ देखो, हमने दिवाली भी मनाई और हमने पढ़ाई भी करी। सो विद दिस आई एम स्टार्टिंग द लेक्चर एज वी डू ऑलवेज, वी रॉक स्टार्ट अवर लेक्चर। और आज का लेक्चर हमारा किसके लिए है? अवर लेक्चर टुडे इज फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी फॉर द रोटेशनल मोशन। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट अप करते हैं, ठीक है। चलो एक एक करके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस को, बिकॉज द एक्सरसाइज इज लॉन्गर, तो हम इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करके कर रहे हैं। आज हम आधे क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट इसके पार्ट में रिमेनिंग ऑफ द हाफ क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलो स्टार्ट अप करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। लेट्स बिगिन। द क्वेश्चन नंबर 1, इट सेज गिव द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ स्फीयर, सिलेंडर, रिंग एंड अ क्यूब, ईच ऑफ द यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। यही क्वेश्चन धराशायी होकर खत्म हो जाता है। कैसे खत्म हो गया सर? रीजन क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला है? इट्स ऑफ द यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, and that makes the question solvable and easily overcome filled हो गया है। क्योंकि जब भी यूनिफॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिर क्या होता है? जो सेंटर ऑफ मास है वो रिस्पेक्टिव ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है। तो इन सभी के लिए, चाहे वो स्फीयर है तो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे COM होगा, अगर वो सिलेंडर है तो भी उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, ये ज्योमेट्रिक सेंटर पे COM होगा, चाहे वो रिंग है तो भी उसी के सेंटर पे, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। ये आपका स्फीयर था, दिस वाज द स्फीयर फॉर यू, एंड क्यूब, सो फॉर द क्यूब आल्सो it is at its respective geometrical center, and the reason I will explain, because we have this as a uniform distribution, so the center of mass lies at a geometric center of the respective figure. चलो वेरी गुड। तो इन चारों से ये लगता है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां पर है? बॉडी के अंदर है, पर ऐसा नहीं है। अगर हम चेक इन करते हैं रिंग के केस में, इन द केस ऑफ द रिंग ऑल द पार्टिकल्स आर हियर, दीज आर द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल्स इन द केस ऑफ द रिंग, और सेंटर मास उनके बीच में नहीं है। सेंटर मास काइंड ऑफ कैविटी में है, मतलब वहां पे और कोई पार्टिकल नहीं है। करेक्ट। इसका मतलब ये बात हमें क्लियर हो जाती है कि सेंटर मास अपने लोगों के बीच में भी हो सकता है, मतलब एक्चुअल पार्टिकल्स के बीच में भी कहीं हो सकता है ना। जैसे कि इसमें है, जैसे कि केस ऑफ द स्फीयर में है, मतलब ये सॉलिड स्फीयर है, तो जो सेंटर मास आ रहा है वो कहां पर आ रहा है? इन पार्टिकल्स के बीच में कहीं आ रहा है।
तो बिल्कुल चल जाता है, लेकिन इस वाले केस में वो अपने पार्टिकल्स के बीच में नहीं आ रहा, और कई बार बाहर भी हो सकता है। तो अगर आपके पास में इस तरीके का अरेंजमेंट है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू रॉड्स, तो इसको C1 का यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा C1, तो इसका मतलब वो विद इन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स नहीं होता है हमेशा। इस वजह से जो सेकंड स्टेटमेंट है, द सेंटर मास ऑफ द बॉडी नेसेसरीली लाइंग इनसाइड द बॉडी, तो भाई ये गलत हो जाता है, हमेशा ऐसा नहीं होगा। जैसे कि फुटबॉल के सेंटर पे या रिंग के सेंटर पे सेंटर मास होता है, लेकिन वो विद इन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स नहीं होता है। हो भी सकता है जैसे इस वाले केस में, डिस्क के केस में, नहीं भी हो सकता है फुटबॉल के केस में, रिंग के केस में। चलो आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर 2 says in the HCl molecule separation between the nuclei of the two atoms is about 1.27 angstrom and find approximate location of the cm of the molecule। और क्या गिवन है, देखो HCl का मॉलिक्यूल है, तो मतलब H है और Cl है, क्योंकि Cl हैवी है तो इसलिए मैंने थोड़ा उसको एनलार्ज बनाया है, और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमें गिवन है, लेट्स से दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस इज r। तो सेंटर मास कहां पर होगा, अगर ये आपका H+ और ये Cl है, तो जो सेंटर मास होगा वो नेचुरली हेवियर पार्टिकल के पास होगा, इसका मतलब Cl के करीब होना चाहिए सेंटर मास को, तो कहीं यहां पे COM होगा, ठीक है ना। और फिर हमने क्या करना है, हमने बताना है कि सेंटर मास कहां पर है, वेयर इज द सेंटर मास फ्रॉम आइदर ऑफ देम गिवन दैट क्लोरीन एटम। ये नहीं बताया कि किससे निकालना है, हम कहीं से भी निकाल देते हैं, क्लोरीन से निकाल देते हैं, तो क्लोरीन से जितना डिस्टेंस है उसको R1 रख लेते हैं, और H+ से जितना डिस्टेंस है उसको R2 रख लेते हैं, और फिर कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं M1 R1 इक्वल टू M2 R2, राइट। सो यूजिंग दैट M1 R1 एज इक्वल टू M2 R2, तो पहले मास किसका क्लोरीन का है, वो 35.5 टाइम्स है फॉर द हाइड्रोजन। तो अगर हाइड्रोजन का मास अगर हम M रख रहे हैं तो क्लोरीन का 35.5 M हो जाएगा, और इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को अगर हम R1 रख देते हैं एज R1, तो R2 कितना हो जाएगा यहां से, और दैट कंप्लीट इज R, so R2 कितना हो जाएगा R minus R1, so that is supposed to be R minus of R1, that's it, correct। तो अब इसको सॉल्विंग कर लेंगे, ये M आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, so we have 35.5 R1 is equal to R minus of R1, ये इधर आ जाएगा, that is going to become 35.5 plus 1, so 36.5 R1 is going to become equal to R, right। So we get a value for the R1 from here as equal to R upon 36.5, और हमें R की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, that is 1.27 angstrom, so that's 1.27 angstrom and divided by 36.5, तो ये हम कैलकुलेटिंग कर लेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा, that will be our result as we calculate this, और सॉल्व करके इसका ये आंसर आ जाएगा, that is 0.037, जैसे कि आपको नीचे दिख रहा है, that's our final answer for solving this, right। clear, pretty cool, बहुत इजीली हमने इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लिया, और ये डिस्टेंस Cl से है, तो आप यहाँ से भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, 1.27 में से इसको माइनस अप कर लोगे तो आपका बैलेंस आंसर आ जाएगा वहां से। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। says there is a child which says stationary at one end of a long trolley moving uniformly। एक ट्रॉली से बना लेते हैं, तो ये जो ट्रॉली है it is moving on a smooth horizontal floor, it is moving on a smooth horizontal floor over there, and the child gets up and runs about on the trolley in any manner। what is the speed of the center mass of the trolley plus child system, right। तो इसका मतलब the child is on the trolley and the child says he gets up and runs on the trolley, so he starts to run on the trolley, and while that trolley itself is moving with the speed v, now the child is going to run on this, let's say with some speed, let's say that is supposed to be vm, let's say that's the speed of the child with which he is running over there। what is the speed of the center mass of the trolley plus the child system? So see, if the child walks on the trolley, so how is he able to walk, or rather run on the trolley? How is he able to run? That is because he is having friction in his shoes with respect to the floor of the trolley। तो बिल्कुल सही है, इसका मतलब अगर इस तरफ रन कर रहा है तो चाइल्ड के पैरों पे फ्रिक्शन होगी इस तरफ, तो क्या होगा, जो ट्रॉली है उसके ऊपर वही जो फ्रिक्शन है उसका जो पेयर फोर्स है वो इधर लग जाएगी। लेकिन हमारा सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट तो ये है, तो अगर हम सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट को चेक करते हैं तो ऑन दिस सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट वी फाइंड
that external force is equal to 0 or the external impulse is supposed to be equal to 0, ऐसे में सिस्टम के ऊपर कोई चेंजेस नहीं आएंगे, इंडिविजुअली दोनों के ऊपर चेंजेस आ सकते हैं पर सिस्टम के ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। और भी क्वेश्चन में गिवन है कि ये फ्रिक्शनलेस स्मूथ फ्लोर है, इसका मतलब यहां से भी कोई एक्सटर्नल इंपल्स नहीं लग रहा है and hence nothing is going to change for the system. The question is of the system, and for the system there is supposed to be no change. Right? The reason I have explained that internal forces does not affect the momentum of the system. Correct? चलो आगे बढ़ते हैं, next one. So the next question for us is, show that the area of the triangle contained between the vectors a and b is 1/2 of the magnitude of a cross b. See, this question we have done in the article of the vectors in very much detail. तो चलो फिर भी एक बार उसकी रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। So this is our parallelogram, correct? और हमने इसकी जो दो साइड्स हैं उसको रिप्रेजेंट करा है with the vectors a and b. So let's say this is a vector A, this one, and this is supposed to be the vector B over here, right? And let's name this as O, P, Q, R as a triangle, correct? And now what do we do in this particular parallelogram, not a triangle, parallelogram, दो ट्राइंगल बनेंगे इसमें से अभी, और हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं। तो यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा। एज वी ड्रॉप द परपेंडिकुलर व्हाट हैपेंस कि जो ये एंगल है जिसको हम थीटा ले रहे हैं, जो कि ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल है, उससे ये वाली साइड मिल जाती है आर एन। सो व्हाट इज आर एन साइड? ये साइड कितनी है बी, ये एंगल थीटा, सो द आर एन साइड बिकम्स बी साइन थीटा, राइट? सो वी हैव द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम that is OPQR as equal to base into height. So the base is supposed to be over here as equal to OP and the height is supposed to be RN. और base OP है कितना? The base OP is supposed to be equal to A in the magnitude. So that is equal to A. और RN कितना है वो अभी हमने चेक करा है B sin theta. So that becomes AB sin theta, which is a magnitude of A cross B. That's the magnitude of the A cross B. Correct? That's the area of the parallelogram. What have we calculated? Area of the parallelogram. So that's known as the physical significance of the cross product. That the area of the parallelogram is given by the cross product of the two vectors, and which two vectors which are supposed to be the adjacent sides of the parallelogram. उसी parallelogram की दो साइड्स किससे रिप्रेजेंट करोगे? A और B से, और उसी parallelogram का एरिया आपको मिल जाएगा। मिल गया भाई। पर क्वेश्चन तो रेक्टेंगल नहीं, ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है, तो वो भी सिंपल है जी। देखो इसको कनेक्ट कर देते हैं और इससे ये दो ट्रायंगल बन जाते हैं। देयर आर टू ट्रायंगल्स ओवर हियर, है ना? एक ये अपना पूरा ट्रायंगल हो गया ये वाला, और एक जो खाली छोड़ा हुआ है ना, ये दो ट्रायंगल बन गए यहां पे, और दोनों बिल्कुल इक्वल इन एरिया है, सिमिलर है दोनों के दोनों, है कि नहीं? बिल्कुल ये वाला और ये वाला, खाली एक ऐसा दोनों, और दोनों का एरिया कितना है? ए नॉट रख लेते हैं। कितना रख लेते हैं? ए नॉट। इसके एरिया पे कितना हो जाएगा? ए नॉट, और इसके एरिया पे कितना हो जाएगा? ए नॉट। तो क्या हो गया? ये जो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम है दैट इज गोइंग टू बिकम ट्वाइस ऑफ ए नॉट, एंड दैट्स इक्वल टू ए क्रॉस बी, है कि नहीं? तो ए नॉट कितना हो जाएगा? दैट बिकम्स हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, और ए नॉट है क्या? और ए नॉट इज सपोज्ड टू बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, and therefore we have proven the fact that the area of the triangle over there is supposed to be equal to half into the cross product of the two vectors. Which two vectors? The two vectors which are the sides of that particular triangle, the two sides of that particular triangle. अगर इस triangle को देख रहे हैं आप, इसकी a and b क्या है? Sides है। ये वाला वेक्टर सेम होगा, तो ये भी a वेक्टर है, और ये वाला वेक्टर भी इक्वल है। इस ट्रायंगल की भी a और b क्या है? टू ऑफ द साइड्स, राइट? सो क्वेश्चन खत्म हो जाता है और आगे मूव करते हैं टू द नेक्स्ट वन, दैट्स 7.5. नाउ दिस इज वंस अगेन कमिंग फ्रॉम द वेक्टर्स इन व्हिच वी हैव द कंडीशन ऑफ द डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट बोथ कमिंग टुगेदर, जिसको हम वेक्टर ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं या सिंपल ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं।
ठीक है ना। स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका फाइनल आंसर जो आता है वो क्या आता है, स्केलर आता है। और ये भी हमने बहुत विस्तार से वेक्टर्स के आर्टिकल में करा हुआ है। एंड दिस क्वेश्चन इज अबाउट द पैरेललोपाइड, अबाउट द पैरेललोपाइड, उसके ऊपर एक क्वेश्चन है, राइट। इसका हमने एग्जांपल भी लिया हुआ था, लाइक लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा, है ना, बिल्कुल उस तरीके से। And about this, so about this, so let's solve this. Now where we have the three vectors over there. These are the two vectors. Let's say this is the vector B and this is the vector C over here, right? That's the vector B and the C over there, and this is in this particular plane. Which plane? So let me highlight the plane over there, this plane, right? Let's say that's an xy plane in this condition, so that's the plane. So B and C vectors are lying in that particular plane. So as per the previous question which we have done right now, we know that the area of this parallelogram is supposed to be नाम दे देते हैं, that is O P Q R. So the area of the parallelogram OPQR is supposed to be equal to B cross C. So that's equal to B cross C over there. Correct? That's B cross C. Correct. And what is the direction of it? So it's a cross product. So that's B cross C, thumb up. Thumb up. That means this direction. Right? That direction. So let me say that this is equal to any vector. Let's say equal to D vector. Any vector that is equal to D. B cross C is equal to D because the cross product always delivers a vector quantity. तो D vector बन गया. तो B cross C ये direction हो गया. So that's the direction of the D. That's the direction of B cross C. Correct? B cross C का direction आ गया. Very good. और अब हमारा तीसरा वेक्टर है इस वॉल्यूमेट्रिक फिगर में. And the third vector for us is this one. That is a vector A. अभी जो वेक्टर A है इसका कॉम्पोनेंट लेते हैं. कॉम्पोनेंट ओवर हियर. अब ये एंगल क्रिएट करते हैं, दिस एंगल, लेट्स से दैट एंगल इज सपोज्ड टू बी फाई. तो ए का कंपोनेंट आ जाएगा इधर एंड दैट इज सपोज्ड टू बी ए cos फाई. करेक्ट? एब्सोल्युटली करेक्ट. चलो अब ऐसा करके अब हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन का मतलब क्या है. तो हम देखते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड है, जो फिगर है उसको क्या बोलेंगे, द पैरेललोपाइड. And that is basically 3D of a parallelogram. ठीक है ना, 3D of a parallelogram है. उस पैरेललोग्राम की बेस क्या है, B and C, और फिर उससे हाइट भी आ रही है. तो हाइट किससे डिनोट हो रही है, देखो इसकी हाइट कितनी है, A cos phi. So A cos phi over here is the height. करेक्ट. अब वॉल्यूम कैसे लिखोगे, that is supposed to be equal to area and into height. अब एरिया किससे आ रहा है, नीचे से, नीचे. तो that is the area of the parallelogram OPQR, और हाइट किससे आ रही है, that height is supposed to be coming from here as A cos phi. ये भी सही हो गया, है ना. अब एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या है, तो that is basically equal to B cross C. B cross C आ गया. So that's B cross C and into A cos phi, ऐसे आ गया. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, that is A into B cross C and cos phi. तो ये किस्म से B क्रॉस C एक वेक्टर हो गया एंड दैट इज सपोज्ड टू बी D, है ना, D. B क्रॉस C हमने D लिखा था. सो AD cos phi. सो दैट्स AD cos phi. तो ये सिंपल हो गया कि डॉट प्रोडक्ट बन गया है इन दोनों वेक्टर्स का, किसका, A और D का. तो आप इसको लिख सकते हैं, दैट इज सपोज्ड टू बी सिंपल A डॉट D. सो दैट्स योर रिजल्ट. और D वेक्टर है क्या, दैट इज B क्रॉस C. सो हेंस दैट बिकम्स A डॉट B क्रॉस C. सो दैट्स योर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट as A dot B cross C. और A dot B cross C बेसिकली आपको मिल क्या रहा है, that is supposed to be the volume of this parallelopipe. इस पूरे पैरेललोपाइड का जो कि 3D फिगर है, उसका जो बेस है उससे एरिया मिला, और फिर हमने जो थर्ड वेक्टर है उसका कंपोनेंट लिया. कहां पर, इन द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट. देखो B क्रॉस C का क्रॉस प्रोडक्ट का ये डायरेक्शन है और ये A वेक्टर है, उसका कंपोनेंट यहां पर आ गया. तो जो कंपोनेंट A cos phi है, दैट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द B क्रॉस C वेक्टर. और इस पूरे फिगर के वॉल्यूम को हमने अगर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दी, या इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, तो द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज दैट the scalar triple product of the three given vectors a, b and c. What are a, b and c? The three sides of this particular parallelopipe, and the physical significance is that the scalar triple product generates what? The volume of the parallelopipe. Volume of the parallelopipe. पुराने लेक्चर्स में वेक्टर्स के हमने इसका एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे मैंने बताया लीनिंग टावर ऑफ द पीसा, इट्स लाइक आर्कियोलॉजिकल मार्बल और इंजीनियरिंग मार्बल, जो कि एंगल पे है, टिल्टेड है और टिल्ट बढ़ता भी जाता है उसका, लेकिन फिर भी स्टेबल स्ट्रक्चर है, इस काइंड ऑफ अ स्टेबल स्ट्रक्चर। तो बना सकते हैं वैसे स्टेबल स्ट्रक्चर। देखो हमने अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आर्टिकल्स में भी ऐसा पढ़ा है कि हमारे पास में एक रॉड होती है और उस रॉड को हम एंगल पे भी फिक्स करके रिजिड रख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट वन, and that's find a component along the xy-z axis of the angular momentum of the particle। ये देखो हमने करा हुआ है क्वेश्चन in the regular lecture that L is supposed to be equal to R cross P, ठीक है। और फिर हम R को कैसे लिखते हैं, as the components। तो I J K तो हमने लिखा, इसको सॉल्व कैसे करें, डिटर्मिनेंट मेथड से, जो कि R वेक्टर को हम लिखते हैं as xi cap and plus yj cap and plus zk cap, और जो मोमेंटम वेक्टर हमारा है उसको भी लिखेंगे x कॉम्पोनेंट, फिर y कॉम्पोनेंट और फिर z कॉम्पोनेंट, करेक्ट है, राइट। और फिर इसका सारा मतलब हम रिवाइज करते हैं कि क्या किया था हमने। ये पर्टिकुलर पॉइंट है P, जहां पे हमने देखा कि पार्टिकल इस तरफ जा रहा था विद दिस मोमेंटम, ये उसका मोमेंटम था, लेकिन फिर हमने चेक करा उसको किसी और की नजर से, यहां से विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट O, तो P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर था वो R था, और फिर हमने चेक करा कि भाई एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या है, ठीक है। सो दिस वाज एन आर्टिकल जो कि हमने बहुत विस्तार में किया था रेगुलर लेक्चर में, तो आप जाके उसको देख सकते हैं, स्टडिंग कर सकते हैं पूरे आर्टिकल को। अभी हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की सॉल्विंग देख लेते हैं, जो भी हमने पहले करी हुई है पर हम दोबारा करेंगे। R कितना है, एक्स वाई जेड, कॉम्पोनेंट्स R के, फिर P, Px, Py एंड Pz, और अब क्या करते हैं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिख लेते हैं। कैसे, दैट इज आई कैप इनटू ये वाली रो, ये वाला कॉलम आउट, सो मल्टीप्लाई, सो y Pz माइनस ऑफ z Py, करेक्ट। नेक्स्ट वन, माइनस ऑफ j, माइनस क्यों रखते हैं, टू कीप द साइक्लिक नेचर ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट अलाइव। तो ये रो और ये कॉलम आउट हो जाता है, ये हो जाता है x इंटू Pz एंड माइनस ऑफ z इंटू Px एंड प्लस ऑफ k, सो इंटू दिस रो एंड दिस कॉलम आउट, so cross, so that's x py and minus y px। so ये आपका पूरा एंगुलर मोमेंटम एज अ वेक्टर तैयार हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं दैट्स lx i cap and plus ly j cap and plus lz k cap, और फिर हम कंपोनेंट्स कंपेयर कर लेते हैं i cap के कोफिशिएंट को देख के। so x component becomes y pz and minus of z py, similarly the y component becomes x pz minus of z px, and the z component becomes as x py and minus of y px, right। so this seems to be the completion of the question। पर देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। Can I show that if the particle moves only in the xy plane, then angular momentum has only a z component, so that is fulfilled, by this idea, that if you can see over there, so the angular momentum components are along x and y, where it is along x and y। if you look at this becomes Lz, that's x into Py and minus y into Px, that means the momentum of the particle, see Px and Py are the momentum of the particle in the xy plane, and x and y are the coordinates of the particle instantly in the same plane। इसका मतलब उसका पूरा मोशन, उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स कहां पर है, xy प्लेन में है, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन है वो कहां पर है, वो z पर आ रहा है। कहां पर आ रहा है, z पर आके प्लेन परपेंडिकुलर आ रहा है। पता भी है हमें कि जो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एक्सियल वेक्टर होता है वो प्लेन परपेंडिकुलर होता है। तो अगर xy प्लेन यहां पर है तो एंगुलर मोमेंटम कहां पर होगा, ऊपर मतलब अगर वो xy है तो ये क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। सो दैट्स व्हाट द क्वेश्चन वांटेड, दैट्स व्हाट वी हैव प्रूवन। So time to move on to the next one, and that's 7.7। फिर से एक एंगुलर मोमेंटम का बेहतरीन सवाल है, और ये क्वेश्चन हमें कहता है कि चेक करो कि अगर आपके पास दो पार्टिकल है जिनका मास m है, स्पीड v है, लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं along the parallel lines। ओहो, तो भाई देखो ये किधर जा रहा है,
और एक इधर जा रहा है, कहते हैं दोनों का मास सेम है ना, और दोनों की स्पीड भी सेम है, पर वो पैरेलल लाइंस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो गए कायदे से, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है। कितना है? डी। ये डिस्टेंस हमें डी ये बना है, ठीक है। और क्वेश्चन कह रहे हैं शो दैट द वेक्टर एंगुलर मोमेंटम ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम इज द सेम व्हाटएवर बी द पॉइंट अबाउट विच द एंगुलर मोमेंटम इज टेकन। तो कह रहा है कोई भी पॉइंट ले लो, उसके अबाउट अगर आप एंगुलर मोमेंटम लोगे इसका तो सेम ही आएगा। कोई भी पॉइंट ले लो, मतलब यहां ले लें, इधर ले लें, इस जगह कोई पर्टिकुलर पॉइंट ले लें। अच्छा, तो फिर इस जगह ले लेते हैं, तो फिर क्या होगा ना, इसके रिस्पेक्ट में है ना, इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर यहां से आ जाएगा r1, है ना, ये क्योंकि आपने वो ले लिया, और इसका पोजीशन वेक्टर यहां से आ जाएगा, कितना आ जाएगा? r2 है। और ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, देखो एंगल आ जाएगा, कितना ले लें? 5 ले लें, 5 ले लेते हैं भाई यहां से, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम चेक करते हैं किसके ऊपर वाले पार्टिकल का, है ना, दो पार्टिकल है, पहले ऊपर वाले पार्टिकल का देखते हैं। तो कैसे देखेंगे भाई इस पॉइंट के अबाउट? तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ चुका है एंगुलर मोमेंटम का, क्या होता है? दैट इज इक्वल टू mvr sin phi, ये होता है कि नहीं? ऊपर वाले पार्टिकल के लिए mvr sin phi देख लो, तो उसका एंगल कितना आ रहा है? 5 1 आ रहा है। कौन सा एंगल है भाई? देखो ये r1 है, r1 वेक्टर है, और ये वेलोसिटी वेक्टर है, उनके बीच का एंगल है 5 1, तो बिल्कुल सही आ रहा है यहाँ पे। या फिर हम ऐसे भी तो देखते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज mv into r sin phi, और r sin phi क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज mv into r परपेंडिकुलर, वही हो रहा है। ये आपका r1 है, ये 5 1 है, तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये वाला, ये आपका r1 परपेंडिकुलर आ गया है, ये वाला डिस्टेंस r1 sin phi 1, r1 परपेंडिकुलर आ गया। चलो ये भी सही हो गया। अब ये तो इसके लिए हो गया, अब दूसरे वाले के लिए देखो, दूसरे वाले पार्टिकल के लिए देख लो। तो दूसरे वाले पार्टिकल के लिए एंगल फिर से चुन लो, इस वाले एंगल को ले लो 5 2, ये वाला एंगल हो गया 5 2, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लो ये वाला, ये वाला, तो ये कितना आ जाएगा? अगर ये एंगल 5 2, ये r2 है, ये वाला डिस्टेंस, तो ये r2 sin phi 2 आ जाएगा, और r2 sin phi 2 क्या हो गया? ये वाला डिस्टेंस हो गया कंप्लीट, ये वाला, तो उसको हम r2 परपेंडिकुलर लिख लेते हैं, ये हो गया। अब देखो एंगुलर मोमेंटम कंबाइन कर लेते हैं। सो नेट एंगुलर मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ बोथ द पार्टिकल्स, क्योंकि दोनों ही पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो दोनों का एंगुलर मोमेंटम आएगा, है कि नहीं? तो दोनों का एंगुलर मोमेंटम चेक कर लो, अब दोनों का डायरेक्शन भी सेम आएगा। r क्रॉस p, देखो दिस इज r क्रॉस p, है ना, r क्रॉस p, इसका ये पोजीशन वेक्टर r क्रॉस p इनसाइड, और इस वाले का देख लो, इसका r इधर आ रहा है ना, तो इधर से कर्ल कर लो, इधर से, तो इधर से इसकी तरफ कर्ल करोगे तो भी इनसाइड आएगा, इज गोइंग टू बी इनसाइड, ठीक है। सो एंगुलर मोमेंटम डायरेक्शन भी दोनों का सेम आ रहा है, इस वजह से हम दोनों को ऐड कर रहे हैं। सो L1 कितना हो गया? दैट इज इक्वल टू m into v into r1 sin phi 1, और दूसरे के लिए m into v into r2 sin of phi 2, तो that basically becomes mv into r1 perpendicular and plus mv into r2 perpendicular। तो इसको अगर हम जोड़ लें, सो दैट इज mv into r1 perpendicular plus r2 perpendicular, और अगर आप उसको ध्यान से देखते हो तो ये r1 परपेंडिकुलर, पहले तो ये था उसको परपेंडिकुलर कर दिया, ये था उसको परपेंडिकुलर कर दिया, तो r1 परपेंडिकुलर प्लस r2 परपेंडिकुलर, ये पूरा ही किसके बराबर है? d के बराबर। Hence that is equal to d। तो d का मतलब क्या था? That was the distance between the two parallel vectors। तो आप पॉइंट कहीं भी ले लो, ये सारी सेटिंग हो गई, आप पॉइंट यहां भी ले सकते हो तो भी हो जाएगा। आप पॉइंट यहां लेने से एक का एंगुलर मोमेंटम शायद प्लस और एक का माइनस हो जाएगा, तो वैसा भी करके आपका नेट रिजल्ट कितना आएगा? mvd आ जाएगा। और mvd आने का मतलब क्या हो गया? ये पॉइंट पे डिपेंडेंट नहीं है, तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे देखोगे एंगुलर मोमेंटम उतना ही आएगा, राइट। सो दैट्स व्हाट द क्वेश्चन डिमांडेड, दैट्स व्हाट वी हैव प्रूवन ओवर हियर। यही पूछा था उसने। इट्स द सेम, एंगुलर मोमेंटम सेम है व्हाटएवर बी द पॉइंट, कहीं पर भी पॉइंट हो तो सेम आना चाहिए, सेम ही